नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरोही स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे क्लास 10 के बोर्ड के लिए और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। ठीक, तो हिंदी व्याकरण से प्रश्न रहेगा। व्याकरण किसे कहते हैं? तो शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलने की जो व्यवस्था है उसी को व्याकरण कहा जाता है। ठीक, व्याकरण में सबसे पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे वर्ण के बारे में। किसके बारे में? वर्ण। वर्ण किसे कहा जाता है? वर्ण तो भाषा की ये सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण, इसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके दो भेद होते हैं। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसे ही वर्ण कहा जाता है। इसके दो भेद होते हैं। भेद कितने होते हैं इसके? तो दो भेद होते हैं। कौन कौन? एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक ना। और यहीं से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। स्वर वर्ण, ये नहीं पूछे कि स्वर वर्ण कहते किसे हैं, स्वर वर्ण कितने हैं, यहां से प्रश्न बनेगा। ठीक, या फिर यहां से एक और वर्णमाला से कि जो वर्ण है, वर्णों का उच्चारण स्थान, हमारे जो गले हैं, गला में कौन कौन से ऐसे मुख में स्थान है जहां से इस शब्दों का उच्चारण होता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं एग्जाम में। तो वही सारे हम प्रश्न आज देखेंगे। कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है। लेकिन अगर ये पूछ दे कि मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर कितने हैं, तो उनकी संख्या होती है 4। मूल स्वर की संख्या होती है 4 और टोटल स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक, तो ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। देखें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सारे प्रश्न आते रहते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नों की ओर बढ़े। पहला है ई वर्ण। ई वर्ण जो है, ई, ये कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, अंतःस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन? ये बाबू स्वर और वर्णों के, स्वर और व्यंजन के प्रकार हैं। स्वर दो तरह के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक ना। प्लुत स्वर, अलग अलग स्वर है। तो पूछा है कि ई इनमें से कौन से वर्ण में आएगा? वर्ण है, पहले तो ई वर्ण है, उसके बाद ये स्वर है कि व्यंजन है, ये अलग चीज है, ठीक ना। तो ई कौन सा स्वर, कौन सा वर्ण है? तो देखिए स्वर दो तरह के हैं। स्वर वर्ण कितने तरह के हैं? स्वर वर्ण भी तो एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व में कौन कौन आएगा, यहां देख लिया जाए। ह्रस्व में कौन कौन आएगा? अ, ई, उ और री, ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। बाकी सारे के सारे क्या हैं? दीर्घ स्वर है। बाकी सारे क्या हैं? दीर्घ स्वर। तो टोटल स्वर अभी हम बताए थे 11 है, टोटल 11 है। 11 में से 4 निकल गए, बचे कितने? 7। तो ये 7 क्या है? दीर्घ स्वर है। 7 क्या है? दीर्घ स्वर है, ठीक ना। तो हम देखते हैं कि ह्रस्व स्वर में बड़ी नहीं है, बड़ी नहीं दिख रहा है, मतलब इसका कि बड़ी क्या होगा? दीर्घ स्वर होगा। तो हमारा आंसर सही क्या होगा? दीर्घ स्वर। ठीक, अच्छा और कौन कौन से हैं ये 7? आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, ए है, ओ है, ओ है। यही हमारे स्वर हैं बाबू, 7। ये 7 हैं दीर्घ स्वर और ये 4 हैं ह्रस्व स्वर। ठीक, तो बड़ी किस में आया है? दीर्घ में। तो ई कौन सा वर्ण हो जाएगा? दीर्घ। ठीक, पहले तो ये वर्ण है, वर्ण के बाद क्या है? स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर। सॉरी, आगे बढ़े अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है व्यंजनों के अंत में एक हलंत आता है, उसके लगने पर उसका मान क्या हो जाएगा? मैं हलंत यदि किसी हम व्यंजन में लगा दें तो उसका मान क्या होगा? आधा होगा, चौथाई होगा, तिहाई होगा या फिर संपूर्ण होगा? तो किसी भी यदि व्यंजन में हलंत का प्रयोग हो तो उसका मान आधा हो जाता है, ठीक ना। क्या होता है? आधा। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आधा। व्यंजन के लगने से किसी भी व्यंजन, सॉरी, हलंत के लगने से किसी व्यंजन का मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण हमारे कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के बाबू? तो 2 प्रकार के। और 2 ये कौन कौन है? एक है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आगे बढ़ते हैं।
स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, टोटल स्वर वर्ण कितने हैं, तो टोटल स्वर वर्ण कितने हैं 11, वही बताए थे आपको। टोटल कितने हैं 11, 11 में 4 हैं ह्रस्व, 4 हैं ह्रस्व स्वर और 7 हैं दीर्घ स्वर। ठीक, मिलके कितने हो गए 11 ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व कितने हैं 4 हैं, दीर्घ कितने हैं 7 हैं। ठीक ना, ह्रस्व स्वर के ही मूल स्वर कहा जाता है। ह्रस्व को ही क्या बोलते हैं, मूल स्वर। मूल स्वर की संख्या कितनी है 4 है, ह्रस्व को ही मूल स्वर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है उच्चारण स्थान से प्रश्न। ये जो च है, च में च छ ज झ ञ, ये चारों के चारों च वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन होगा। ठीक, उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछा गया है कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। ठीक, तो अब च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालव्य, मतलब कि तालु। क्या होता है, तालु। ठीक, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। च पूछे, छ पूछे, च, छ, ज और झ, ये चारों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। इसी को हम च वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, च वर्ग। इसमें जो इयो आएगा, इयो नासिक के होता है, वो तालव्य में नहीं आता है, वो नासिक के है, मतलब नाक के माध्यम से उसकी उत्पत्ति। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारा ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ट वर्ग। ट ठ ड ढ, ये ट वर्ग होंगे और इनका उच्चारण स्थान पूछा गया, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बाबू। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। क्या होता है, मूर्धा। याद रखना है, यहाँ पे आपको ट वर्ग दे दिया गया, ये भी पूछा सकता है ट ठ ड ढ, 4 दे दिया गया और इन चारों के चारों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो मूर्धा हो जाएगा। ट ठ ड ढ, चारों का स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा। एक किसमें बच गया अण, तो अण का क्या हो जाएगा, नासिक हो जाएगा। आगे मिलेगा प्रश्न। इसके बाद प्रश्न है कि त वर्ग, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो त वर्ग का क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। त का क्या हो जाएगा, दंत। दंत माने दांत। बिना दांत की सहायता के हम त नहीं बोल पाएंगे। दांत तोड़ दिया जाए आपका, बोला जाए कि त बोलिए, तो नहीं निकलेगा, कुछ और ही निकलेगा वो। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है, माने दांत। आगे बढ़े, आगे है भ का उच्चारण स्थान। भ किस वर्ग में आएगा, तो प वर्ग में आएगा। भ किस में आएगा, प वर्ग में, प वर्ग में आएगा भ। तो भ का उच्चारण स्थान पूछा गया, तो भ का उच्चारण स्थान क्या होता है, वो ओठ, मतलब कि ओष्ठ। बिना ओठ को सटाए हम भ बोल ही नहीं पाएंगे। दोनों ओठ ऐसे करके हम ऊपर नीचे कर दें, आप सोचे कि प बोल दें, हो ही नहीं पाएगा। ना ही फ होगा, ना ही ब होगा, ना ही भ होगा, ना ही म होगा। ठीक ना, तो जो भ है वो कौन सा उच्चारण, कौन से भ का उच्चारण स्थान कौन है, तो ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ है। प में और कौन कौन है, प है, फ, ब, भ, ये चारों के चारों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ। क्या होगा, ओष्ठ। इसमें एक बच गया म, फिर म कहां चला जाएगा, नासिक। कौन नासिक, प्याज वाला नासिक नहीं, महाराष्ट्र वाला नासिक माने नाक। नाक को बंद कर दिया जाए, हवा पास नहीं हो, और हम चाहें कि म बोल दे, तो बोल पाना बड़ी मुश्किल है, बोल ही नहीं पाएंगे हम। इसकी उत्पत्ति नासिक से होती, और ये 4 प फ ब भ ओठ से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तालव्य स। इसको तालव्य स बोलेंगे, मूर्धन्य स, दंती स और ह। इनको हम क्या कहेंगे, कौन सा व्यंजन कहेंगे, ये कौन से व्यंजन है, अंतः अस्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, या फिर अयोग वाहक व्यंजन है। तो अब ये चारों के चारों ना ऊष्म व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। ठीक ना, इनको बोलने में ऊष्मा लगती है, इसलिए इसको हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। तालव्य स, दंती स और एक मूर्धन्य स, इन चारों को कौन सा व्यंजन बोलते हैं, तो ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन, ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। याद रखना पड़ेगा हमको, इन चारों को कौन सा व्यंजन कहेंगे हम, तो ऊष्म व्यंजन। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तालव्य स माने तालव्य स। अच्छा, इनका नाम इनके उच्चारण स्थान के नाम से है। जैसे स, एक तालव्य स हम लोग पढ़ते हैं। तालव्य स माने क्या, कि जिस स की उत्पत्ति तालव्य अर्थात कि तालु से हुई है, इसलिए इसका नाम है तालव्य स। अब स तो तीनों है ना, इसलिए ऐसा विभाजन है। एक है मूर्धन्य स, जिसको हमारे भाषा में पेट खारवा स, पेट काटा स, कई तरह का इसका अजीबो टाइप का नाम है। तो इसकी उत्पत्ति होती है मूर्धा से। कहां से, और इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है, इसलिए इसको रखा गया, इसको कहा जाता है मूर्धन्य स। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स। ठीक,
एक है ये वाला स, इसको बोलते हैं दंत स, मतलब कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, दांत है, इसलिए इसे बोला जाता है दंत स। तो जहां से उच्चारण स्थान है उसी के अनुरूप इनका नाम, तीनों सही है पर उच्चारण स्थान के कारण तीनों का नाम बदल गया है। दंत स, तालाबे स, तालाबे स माने तालवे स, मूर्धन्य स। तो तीनों का अगर पूछा जाए तो दिक्कत नहीं होगा, ये कहाँ इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है छ त्र ज्ञ और स्र को क्या कहा जाएगा। छ त्र ज्ञ और स्र को क्या कहेंगे हम, तो पहले क्लियर कर दिया जाए, ये तीनों चारों में से कोई भी हमारा स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, ठीक ना। तो स्वर वाला आंसर तो गलत हो जाएगा, संयुक्त स्वर होगा नहीं, तो बच्चा एक ही संयुक्त व्यंजन। ये चारों क्या है, संयुक्त व्यंजन है, मतलब कि किसी न किसी दो व्यंजन के मिलने से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए चारों क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक ना। जैसे ज्ञ, ग और य मिला है, त्र, त और र मिला है, छ, च और छ मिला है, स्र, स और र मिला है, मतलब दो व्यंजन के मिलने से इसका निर्माण हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। किसी दो मतलब कि व्यंजन से मिल के बने, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन, ठीक ना। छ त्र ज्ञ और स्र को क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन, ठीक। तो इसको याद रखना पड़ेगा। आगे क वर्ण का उच्चारण स्थान, क ख ग घ, क ख ग और घ, इन चारों का उच्चारण स्थान पूछा है। इन चारों का उच्चारण स्थान क्या होता है बाबू, तो कंठ होता है। क्या होता है, कंठ, ठीक। इसमें का बच गया सॉरी अंग, अंग, अंग फिर कहां चला जाएगा, नासिक क्या, या फिर इसको नासिक लिखा जाए। मतलब कि नाक के माध्यम से इस शब्द की उत्पत्ति होती है, सॉरी इस वर्ण की उत्पत्ति होती है, ठीक ना, दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो प का तो अभी आए थे, बताए थे, तो प का क्या होगा, ओठ होगा। तो ऊ और बड़ा ऊ दोनों किसके सहारे, दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ ही है। ओष्ठ कहां दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन। अब आप सोचिए, बिना ओठ को सटाए हम ऊ बोल दें, दोनों हमारा ओठ दूरी दूरी पे रहेगा, हम ऊ नहीं बोल पाएंगे, ना ही बड़ा ऊ बोल पाएंगे, ना ही प बोल पाएंगे, ना ही फ बोल पाएंगे। तो इस सब का उच्चारण स्थान क्या है बाबू, ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ, मतलब ओष्ठ मतलब ये ओठ। अगला है न, म और अण का उच्चारण स्थान, न म अण, ये चारों का उच्चारण स्थान पूछा है, सॉरी तीनों का। इन तीनों का होता है नासिका, माने कि नासिक, नाक के माध्यम से। न का, म का, अण का, इ का और अंग का, दो इसमें और जोड़ लीजिए, एक जोड़ लिया अंग और एक जोड़िए इ। इस सब का उच्चारण स्थान क्या है, नासिक ही है, मन नासिका, मन नाक के माध्यम से, ठीक। पांचों को याद रखना है, माने कि हर वर्ग का पांचवा वर्ण, हर वर्ग का पांचवा वर्ण का जो उच्चारण स्थान क्या है, नासिक है। जैसे क ख ग में अंग, त छ ज में इ, त ठ ड में अण, त थ ध में न, प फ ब म, जितने ये पांचों हैं उन सब का उच्चारण स्थान नासिक है, नासिका। क्या क्या है, तो एगो अंग है, एगो इ है, अण है, न है और म है। इन पांचों का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो नासिक क्या होगा, नाक से। बिना इसके सारे हम नाक बंद कर ले तब न बोलेंगे, बोल ही नहीं पाएंगे, न नहीं निकलेगा, द अजीब टाइप का आ जाएगा, न नहीं हो पाएगा। तो नाक बंद करके न नहीं बोल पाएंगे, नाक बंद करके अंग नहीं बोल पाएंगे। ये पांचों जो वर्ण है, ये सब इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिक है, मतलब नासिक बने नाक, ठीक ना। मैंने इसको बोलते समय नाक से हवा पास होती है, तभी हम बोल पाते हैं, ठीक। आगे अगला प्रश्न है, य और तालवे स। जब य के साथ दिख गया तो भाई तालवे स मतलब कि तालु, तालवे स का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इसके साथ य भी है, य और तालवे स का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। इसके साथ एक तो तालवे स है, ये है, एक ल भी जुड़ा है, सॉरी य जुड़ा है, ल का दंत होगा, ल और दंत स का उच्चारण स्थान, ल और दंत स। तो दंत स में दांत आ ही गया और ल भी उसी के साथ है, तो दंत, ल का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, और दंत स में दंत होगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दंत स में दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसमें है, ल में। ल का भी क्या होता है, दंत ही होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक लिंग से स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बहुत रहते हैं कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका पुल्लिंग क्या होगा, ठीक ना। स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराते हैं ऐसे शब्द।
इसके पहले हम लोग ये जो टॉपिक अभी खत्म किए हैं इसको एक बार रिवाइज कर लिया जाए, क्या क्या हम जाने। तो पहला हम जाने कि स्वर वर्ण कितने हैं। स्वर वर्ण कितने हैं, तो स्वर वर्ण कितने हैं बाबू, 11 हैं कुल। इसमें 4 हैं ह्रस्व स्वर और 7 हैं दीर्घ स्वर, ठीक ना। कुछ व्यंजनों के बारे में भी जाने हैं, उन सब के उच्चारण स्थान जाने हैं, कहाँ कहाँ से उनका उच्चारण स्थान, मतलब कौन कौन सा हमारा स्थान है, ठीक। पहला जाने थे क वर्ण। क वर्ग का, क वर्ग का कंठ था, क वर्ग क्या था, कंठ था। च वर्ग, च वर्ग का तालु था। ट वर्ग का मूर्धा था, ठीक ना। इसके बाद था त वर्ग, त वर्ग का दंत था। इसके बाद आया प वर्ग, प वर्ग का ओष्ठ, ठीक। तो इसको याद रखना है, ठीक ना। इसके अलावा जितना बच गया, क्या क्या बचा इसमें से, एगो अंग बचा, एगो इया बचा, एगो अण बचा, न बचा और म। ई 5 जो आ जाए, ये 5 क्या हो जाएगा, तो नासिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नासिका। दिक्कत नहीं है इतने में, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले ओर। अगला है हमारा लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से शब्द, ठीक ना। शिक्षक शब्द का स्त्रीलिंग, शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या होता है, शिक्षिका होता है। क्या होता है, शिक्षिका। और शिक्षिका कहाँ दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन में। शिक्षक का क्या हो जाएगा, शिक्षिका। जैसे कि लड़का का लड़की, ठीक ना, वैसे शिक्षक का क्या होता है, शिक्षिका होता है। तो शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, शिक्षिका। अगला है कि अबल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, अबल। अबल का होता है अबला। अबल मतलब, अबल का स्त्रीलिंग क्या होगा, अबला। एक आप वो एक सुने होंगे, बहुत ही फेमस राइटर है उनका बात, ये अबला हाय तेरी यही कहानी, है आंखों में दूध और है आंखों में पानी, है आंचल में दूध और आंखों में पानी। अबला तेरी है यही कहानी, है आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये पहले की असहाय औरतों के लिए कहावत निकला था कि एक औरत की कहानी क्या है कि उसके आंचल में दूध है और आंखों में पानी, मतलब दुख ही दुख था। आज स्थितियां बहुत बदल गई है महिलाओं की पहले की तुलना में। कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ वो आज आगे बढ़ रही है, पर पहले वो एक अबला नारी थी। अबला माने असहाय होता है। अबला हाय तेरी यही कहानी, है आंचल में दूध और आंखों में पानी। चलिए अगला शब्द है हमारा कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, अभिनेता का स्त्रीलिंग। तो अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, अभिनेत्री। अभिनेता माने हीरो, अभिनेत्री माने हीरोइन। अभिनेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग होता है महाशया। और महाशय कहाँ दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन में। महाशय का क्या होता है, महाशया, ठीक ना। आगे अगला है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द। लेखक जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो लेखक का होगा लेखिका। और लेखिका कहाँ दिख रहा है हमको, तो बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है लेखिका। लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अध्यक्ष शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, अध्यक्ष। अध्यक्ष का स्त्रीलिंग होता है अध्यक्षा और अध्यक्षा। अध्यक्षा है ए नंबर ऑप्शन में, अध्यक्षा। अध्यक्ष का क्या होगा, अध्यक्षा, ठीक। अगला है लिखावट शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये बताना है। लिखावट, तो लिखावट शब्द ना स्त्रीलिंग है। कौन शब्द है ये, तो स्त्रीलिंग है। लिखावट कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। जैसे उसकी लिखावट काफी अच्छी है, उसका लिखावट अच्छा है नहीं होता है, शब्द क्या बनेगा, उसकी लिखावट अच्छी है। तो लिखावट कौन शब्द हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द। आगे श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग, श्रीमान का होता है श्रीमती। और श्रीमती कहाँ दिख रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन में श्रीमती। श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होगा, श्रीमती। तो श्रीमाइन लिखा है, बताइए, ये तो कौन शब्द नहीं होता है श्रीमाइन। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग, तो छात्र का छात्रा। और छात्रा दिख रहा है हमें डी नंबर ऑप्शन में, छात्र का छात्रा। अगला बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग, बुद्धिमान। ऐसे शब्द बुद्धिमान का होता है बुद्धिमती। और बुद्धिमती कहाँ है, तो डी नंबर ऑप्शन में बुद्धिमती। जैसे एक होता है कवि, और कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवियत्री। कवियत्री बहुत ही फटान शब्द है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवियत्री होगा। क्या होगा, कवियत्री। एक है सभा शब्द। सभा कैसा शब्द है, तो सभा है हमारा स्त्रीलिंग शब्द। सभा कैसा शब्द है, तो स्त्रीलिंग सभा। तो ऐसे चलिए बाबू, तो कुछ और ऐसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है उसको भी देख लिया जाए। बोर्ड पे देख रहे हैं, जैसे एक शब्द है शिष्य। शिष्य का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो शिष्य का स्त्रीलिंग होगा शिष्या। शिष्य का स्त्रीलिंग क्या होगा, शिष्या होगा, ठीक। आगे है बाघ। बाघ का होगा बाघिन। बाघ का क्या होगा,
तो बाघिन होगा। बाघ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बाघिन होगा। एक और शब्द है नायक। नायक का क्या हो जाएगा? तो नायिका। नायक का नायिका, ठीक ना। राजा का तो पता ही है, राजा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? रानी। युवक का युवती, युवक का युवती, ठीक ना। एक शब्द है पंडित, तो पंडित का पंडिताइन। पंडित क्या होगा? पंडिताइन, ठीक ना। मालिक का मलकाइन। आगे है विद्वान। विद्वान क्या होगा? विदुषी। विद्वान का क्या हो जाएगा? विदुषी हो जाएगा। बाल का बाला। बाल का बाला। हाथी का हथिनी। हाथी का क्या हो जाएगा? हथिनी। कवि का क्या होगा? कवयित्री। पीछे थोड़ा वो गलत हो गया था, माफी चाहते हैं। कवि का क्या हो जाएगा? कवयित्री होता है, थोड़ा यहाँ पे मात्रा गड़बड़ है। कवयित्री, कवयित्री, ठीक ना। ये इसका शुद्ध रूप है। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री। साधु का साध्वी। साधु क्या हो जाएगा? साध्वी। नौकर का नौकरानी। नौकर का नौकरानी। ये और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे स्त्रीलिंग पुल्लिंग के, कुछ और प्रश्न देख लिया जाए। जैसे ग्वाला है, ग्वाला का हो जाएगा ग्वालिन। ग्वाला का तो ग्वालिन। अध्यापक का अध्यापिका। अध्यापक का क्या हो जाएगा? तो अध्यापिका। देवर का देवरानी। देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा? देवरानी। प्रिय का क्या होगा? प्रिया। प्रिय का स्त्रीलिंग प्रिया। चंचल का स्त्रीलिंग हो जाएगा चंचला। चंचल का चंचला। श्याम का स्त्रीलिंग हो जाएगा श्यामा। श्याम का क्या हो जाएगा? श्यामा। पूज्य। पूज्य क्या हो जाएगा? पूज्या। पूज्य का स्त्रीलिंग शब्द पूज्या। कांत का स्त्रीलिंग शब्द कांता। कांत का कांता। आचार्य का स्त्रीलिंग शब्द आचार्य। आचार्य का आचार्य, ठीक ना। अग्रज का हो जाएगा अग्रजा। अग्रज का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अग्रजा। अनुज का हो जाएगा अनुजा, ठीक। ऐसे बहुत से शब्द हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग के, तो आप लोग अपने से प्रैक्टिस करते रहिएगा ऐसे शब्दों का। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हिंदी व्याकरण में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद सभी का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।